भरतनाट्यम या कथक उस समय मुझे ये पता नहीं था जब मैंने शुरू किया कि कोई शैली है। डांस मेरे लिए डांस था, खाली एक नृत्य था। माँ बाप को ये पता ही नहीं था कि मैं डांस सीखता हूँ और ये बहुत सालों तक चलता रहा। ब्राह्मण खानदान का लड़का होकर नाचता है कि मेरे पर इतनी ज़्यादा बंदिशें उस चीज़ को लगाई तो मेरा दिमाग कुछ और सोच ही नहीं पाता था। मैं हमेशा उसके बारे में ही सोचता था। अब वो अनजाने में ही मेरे एक जो भावना है ना बहुत प्रबल होती गई कि नहीं, मुझे नृत्य के क्षेत्र में ही आगे बढ़ना है और उसी को अपना कैरियर बनाना है। फास्ट फूड है ना, उनको लगता है कि ये डांस म्यूज़िक भी है, ये भी फास्ट फूड टाइप ही है। आज मतलब तुरंत एडमिशन लिया 1 साल में और हमको इतना आ गया है, अब हम एक अलग क्लास शुरू कर देंगे। यूपी से पैदा हो के यहाँ पला बढ़ा मैं अकेला एक उस समय पुरुष नर्तक था। तो जब हम कई प्रोग्राम के लिए जाते हैं तो मेल डांसर्स या तो बहुत बड़ा नाम होगा, अदरवाइज़ वो बायो प्रोफाइल अच्छा, लड़की को तो सपोर्ट फैमिली कर देती है, माँ बाप करेगी, बट लड़के को डांस के नाम पे कोई सपोर्ट नहीं करेगा। और आज स्थिति ये है कलाकारों की कि वो कला के नाम पर अपनी कला के भरोसे अपनी ज़िंदगी गुजार नहीं सकते। थोड़ा कटु सत्य है, लेकिन हमारे जितने भी गुरु हैं वो हमेशा जब आगे बढ़ाने की बात आती है तो हमेशा प्राथमिकता अपने परिवार को देते हैं, वंशवाद को। कोई बड़ा प्रोग्राम है तो हमारे ख़ानदान के जो बच्चे हैं, मेरे बच्चे, मैं करूं या मेरी बेटी करे या मेरा दामाद करे या मेरा बेटा करे, पर अधिकांश लोग खिलने के पहले ही मुरझा जाते हैं सिर्फ इस एटीट्यूड की वजह से। स्टडीज़ फर्स्ट, क्योंकि ये तो हॉबी उनके लिए है। एग्ज़ाम है या कुछ है, बोर्ड है, तो उस साल बच्चे को ड्रॉप करवा देना, तो बच्चे का इंटरेस्ट भी ख़त्म होता जाता है उसके साथ में। और मैं इतना नर्वस था, मुझे पता नहीं है, एंड आई रियली वांटेड इट टू गेट ओवर। जब हम नृत्य की बात करते हैं, हम मतलब कोई भी जनसाधारण नृत्य की बात करता है तो उसके दिमाग में, मस्तिष्क में एक नारी नर्तकी की छवि उभरती है, नर्तक की नहीं। और ये इस फील्ड के लिए बहुत हानिकारक है। इसकी वजह से बहुत से लोग जो बहुत प्रतिभाशाली हैं, बहुत टैलेंटेड हैं, उनको स्टेज नहीं मिल पाता और वो छोड़ देते हैं। एक समय ऐसा आता है कि वो मायूस होकर वो छोड़ ही देते हैं ये कलाकार। नमस्कार सर, आपका बहुत स्वागत है आज के इस विशेष भाग में। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि नृत्य में आपका रुझान कैसे आया और आपका परिचय नृत्य से कैसे हुआ? 2 सवाल एक साथ पूछे हैं तुमने। मैं अपनी बहनों को देखता था नृत्य करते हुए, क्योंकि वो अपने विद्यालय में नृत्य की शिक्षा ग्रहण करती थी और घर में आकर उसका रियाज करती थी, तो उनके साथ साथ मैं भी उनको देख के नकल उतारता था। तो अनजाने में ही ये डेवलप हो गया। क्यों भरतनाट्यम आपने क्यों चुना और आपकी पहली कक्षा की कोई ऐसी यादें जो इस नृत्य शैली से जुड़ी? भरतनाट्यम या कथक उस समय मुझे ये पता नहीं था जब मैंने शुरू किया कि कोई शैली है। डांस मेरे लिए डांस था, खाली एक नृत्य था। मैंने अपनी पहली कक्षा शुरू की, मेरे जो पहले गुरु स्वर्गीय लिंगेश पिल्लई जी हैं थे, उनसे शुरू किया। और पहले दिन वाकई में बहुत तकलीफ़ हुई, मुझे बहुत दिक्कत हुई, क्योंकि अरमंडी वो बहुत प्रॉपर चाहिए थी उनको और वो मुझसे नहीं हो पा रही थी। और हुआ क्या कि विनय पहले जब एक जगह ऐसी थी, एक क्लब था, संस्था थी, जहाँ पे बच्चे मेंबर्स होते थे, लाइब्रेरियाँ होती थी, स्पोर्ट्स ये सब होते थे, हॉबी क्लासेस भी होते थे। तो वहाँ एक हॉबी डांस भी थी। मैं ड्रामेटिक्स में था हालांकि, और वहाँ चूँकि लाइब्रेरी बहुत रिच थी तो हम किताबें, बच्चों की किताबें पढ़ने जाते थे, कॉमिक्स। तो एक दिन शाम को देर हो गई, देखा कहीं आवाज़ आ रही है घुंघरू की, तो हम चले गए, से दरवाजे से झांक के देख रहे थे, अंदर 8-10 लड़कियाँ डांस कर रही थी। तो जब गुरुजी की निगाह मेरे ऊपर पड़ी, बोले अरे बच्चे अंदर आ जाओ, अंदर आ जा, अंदर आ जा। तो मैं सहमत, तो नहीं अरे आ जाओ, कोई बात नहीं, डरो मत, आ जाओ। मैं गया तो बोले कैसा लगता है तुम्हें? हमने कहा बहुत अच्छा लगता है डांस देखना। बोले करना चाहते हो? हमने कहा बहुत मन है, लेकिन मम्मी पापा घर में कोई सब डांटेंगे, इसलिए
कोई बात नहीं, बोले तुम यहाँ पे करो। तो मैं बस शुरू हो गया सीखना मेरा इनफॉर्मल ट्रेनिंग। कि किसी भी नृत्य में, किसी भी केवल नृत्य में, किसी भी कला के लिए जो परिवार का योगदान है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो ये जो पक्ष है आपके यात्रा में, परिवार का पक्ष, वो कैसा रहा आपके साथ? सपोर्टिव थे या कैसा माहौल था? मिला जुला। मेरे पेरेंट्स अगेंस्ट थे, मेरी सिस्टर्स मेरे सपोर्ट में थी। तो कैसा माहौल रहता था उसको लेके? तो मैं घर में मैं घर में कभी डिस्क्लोज़ नहीं करता था। मेरी बहनों से मैं शेयर करता था, बट माँ बाप को ये पता ही नहीं था कि मैं डांस सीखता हूँ। और ये बहुत सालों तक चलता रहा, जब तक मेरा एक करीब 8-9 साल के बाद एक मेरा शो था रविंद्रालय में यहाँ पे, और उसमें लगभग सारे पेजेस न्यूज़पेपर्स के कवर में मेरी फ़ोटो छपी थी। उसके तब मेरे घर वालों को पता लगा कि हाँ, मैं ये भी करता हूँ। तो घर से कैसा रिएक्शन मिला जब उन्होंने पहली बार देखा कि ये क्या हो गया, हमें तो पता ही नहीं था ये कहाँ से कैसे? मार पड़ी कि लड़का होके, वो भी ब्राह्मण खानदान का लड़का होके नाचता है, तो जो पैसे कहाँ से आए, सवाल सबसे सीखने के लिए पैसे। तब मैंने कहा मेरे गुरुजी हमसे पैसे नहीं लेते, और ये फैक्ट था कि उन्होंने कभी हमसे 10 पैसे भी नहीं लिए। उनको मतलब मेरी लगन, मेरी मेहनत देख के उन्होंने मुझे स्वीकार किया, और वो मेरी प्रगति से बहुत खुश थे, मेरी प्रोग्रेस से। तो उन्होंने मेरे से कभी पैसे नहीं मांगे उन्होंने। मैंने कहा तो मुझे घर में मार मिली, और बंदिशें और ज़्यादा हो गई। शायद उतनी मेरी बहनों पे नहीं थी जितने मुझ पे हो गई, लेकिन फिर भी मैं टाइम निकालता था। क्लासेस मतलब को बोलता था कि आज वो एक्स्ट्रा क्लास लगेगी, तो ये वो उसकी वजह से मैं टाइम निकाल लेता था। तो सर आपने जैसे बताया कि बहुत सारी पाबंदियां थी आपके ऊपर घर में, फिर भी आपने कैसे इस चीज़ को निर्धारित किया कि आपको नर्तक ही बनना है? और आपको गुरु कब प्राप्त हुई, जिसको बोलते हैं गुरु शब्द, आपने कब चुना अपना गुरु? एक बहुत साइंटिफिक फार्मूला है, किसी भी चीज़ को तुम जितना दबाओगे वो उतनी ही ज़्यादा विस्फोटक रूप से बाहर आती है। तो ऐसा ही कुछ मेरे केस में भी हुआ कि मेरे पर इतनी ज़्यादा बंदिशें उस चीज़ को लगा गई, तो मेरा दिमाग कुछ और सोच ही नहीं पाता था। मैं हमेशा उसके बारे में ही सोचता था। अब वो अनजाने में ही मेरे एक जो भावना है ना बहुत प्रबल होती गई कि नहीं, मुझे नृत्य के क्षेत्र में ही आगे बढ़ना है और उसी को अपना कैरियर बनाना है। और यहाँ पे मैं एक बात कहना चाहूँगा कि मैंने अपने गुरु को नहीं चुना, मेरे गुरु ने मुझे चुना। मेरे गुरु ने मुझे चुना और उन्होंने मुझे कहा कि तो मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे पास आओ। और मेरी वजह से उन्होंने जो उनके नाट्यालय में बंदिशें थीं कि पुरुषों का निषिद्ध क्षेत्र था, उन्होंने उसके लिए अपनी वो जो सीमा थी वो तोड़ दी। और मैं मतलब मुझे गर्व है कि मैं उनके संस्था का, नाट्यालय का पहला शिष्य हूँ। आपका मतलब है आप बात कर रहे हैं पद्म भूषण गुरु डॉक्टर सरोजा वैद्यनाथन जी। गणेश नाट्यालय हमारी गुरु सरोजा वैद्यनाथन जी। तो आपने बताया कि आप उनके पहले पुरुष छात्र थे, तो वो एक्सपीरियंस कैसा था? क्योंकि उससे पहले तो कोई लड़का था नहीं, तो आपको क्या कुछ भी थोड़ा बहुत अलग ट्रीट मिलता था, या हो सकता है कि आप अकेले लड़के थे तो बहुत भाव प्रेम नहीं मिलता हो गुरुजी की तरफ से? तो वो एक्सपीरियंस कैसा था गुरुजी के साथ सीखने का? मैंने जब मैंने ज्वाइन किया वहाँ पे तो शायद फरवरी मार्च था और वो एग्ज़ाम टाइम होता है, तो उसमें बहुत बच्चे नहीं आते थे। और मैं सुबह से लेके शाम तक रहता था, तो मेरी क्लास जो होती थी सुबह 8 बजे से, उस समय मॉर्निंग क्लासेस नहीं होती थी। तो मैं गुरुजी होती थी मेरे साथ, मेरे टीचर के रूप में, या फिर रमा दीदी, तो मैं उनसे ही सीखता था। फिर मैं 1-2 महीने रुक के फिर वापस चला आया। उस बीच में शायद क्लासेस चलती होंगी, तो मुझे पता नहीं। जब मैं वापस गया 2 महीने के बाद, तो समर वेकेशन हो चुका था और उस समय भी खाली मैं, गुरुजी, और जब गुरुजी कुछ प्रोग्राम के लिए
बाहर चली जा गई, तो उनकी सीनियर स्टूडेंट श्रीविद्या आती थी वो मुझे प्रैक्टिस करवाने के लिए। तो शुरू में मुझे बहुत अटपटा लगता था जब मतलब रमा दीदी और गुरुजी के अलावा जैसे श्रीविद्या या गुहप्रिया त्रिपाठी एक थी, वो जब मेरी प्रैक्टिस करवाने आते थे, वो चूँकि हमारी सेम एज के, तो मुझे बड़ा अटपटा, या फिर गुहप्रिया तो मुझसे छोटी भी थी उम्र में, तो बड़ा अजीब सा अटपटा लगता था मुझे। बट ग्रेजुअली वो सब हिचक ख़त्म हो गई, क्योंकि सबका बिहेवियर इतना कैजुअल, मतलब वो था मेरे लिए, इतना सपोर्टिव था। सबने मुझे अपने स्तर से बहुत सपोर्ट किया, बहुत हेल्प की, तो मुझे मतलब वो हिचक जो थी मेरे अंदर एक, वो ख़त्म हो गई। दिल्ली से आपकी शिक्षा होने के बाद ये आपका एक्सपीरियंस, क्योंकि जो भरतनाट्यम है वैसे तो इसमें सारे गुरु पुरुष रहे हैं ज़्यादातर बड़े घराने के, लेकिन परफॉर्मेंस के फील्ड में ज़्यादातर महिलाएं इसमें ऊपर आती हैं, वो कोई भी हो, यामिनी कृष्णमूर्ति जी हो या बाला सरस्वती, ऐसे फील्ड में उत्तर भारत में पुरुष होकर के एक परफॉर्मर का टैग पाना, उसमें आपको कितने मुश्किलों का सामना करना पड़ा, या फिर कैसा, या वो आपके लिए आसान था एज अ न्यू मेल डांसर, तो वो एक्सपीरियंस कैसा था आपका? विनय, ऐसा तो नहीं है, ये सही है कि जितने भी गुरु हुए हैं भरतनाट्यम में वो सारे पुरुष ही थे, और डांसर्स जितनी भी थी इस्टेब्लिश डांसर्स, वो इक्का दुक्का छोड़ के बाकी सब फीमेल ही थी। हाँ, उस समय मेरे सामने, मतलब उस समय मैं जिनको जानता था, धनंजयन सर थे, रोहिंगटन कामा, और ऐसे 2-4 नाम मैंने सुने थे या पढ़े थे उस बीच में, जो मैगजीन्स अवेलेबल होती थी। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता था कि क्योंकि कंपटीशन भी बहुत कम मुझे लगता था। लेकिन जब 1 साल के बाद मैं 96 की बात है, मैं पहली बार मैसूर गया नटराजोत्सव में परफॉर्म करने, तो वहाँ दैट इज़ मेल डांसर्स फेस्टिवल, वहाँ सारे पुरुष नर्तक ही परफॉर्म करते हैं, 3 दिन होता है। तो मैंने वहाँ पे देखा कि नहीं, एक नहीं, बहुत हैं, और सब में मतलब इतना कूट कूट के टैलेंट भरा हुआ है, इट्स अमेजिंग। तो इट्स नॉट दैट कि कंपटीशन बहुत इजी था। हाँ, ये अलग बात है कि यूपी से पैदा हो के यहाँ पला बढ़ा मैं अकेला एक उस समय पुरुष नर्तक था। तो वो कैसा लगता था उस समय अपने स्टेट को रिप्रेजेंट करना? बहुत गर्व की बात थी। सर, आप एक देखा जाए तो आप विश्वविद्यालय में, सब विश्वविद्यालय में लेक्चरर के पोस्ट पे हैं, और आपकी जो खुद की भी शिक्षा दीक्षा होगी वो गुरु शिष्य परंपरा में होगी, तो मैं समझ सकता हूँ कि आपको दोनों भाग समझ में आएगा बहुत अच्छे से। बिल्कुल। तो आपको कौन सा वो सीमा है या क्षण है जब आपको लगता है कि एक अध्यापक और एक गुरु, इन दोनों में फर्क होता है? क्योंकि आजकल हर 2-3 साल सीखने के बाद लोग खुद को गुरु कहने लगते हैं, स्पेशली यंग जनरेशन, जो कि मुझे एज अ डांसर लगता है कि बहुत उचित तो नहीं होगा। तो आपका इसमें व्यू क्या है, क्यों ये चीज़ें कला के लिए भी नुकसानदायक है? आजकल लोगों को लगता है कि इसे फास्ट फूड है ना, उनको लगता है कि ये डांस म्यूज़िक भी है, ये भी फास्ट फूड टाइप ही है। आज मतलब तुरंत एडमिशन लिया 1 साल में और हमको इतना आ गया है, अब हम एक अलग क्लास शुरू कर देंगे, तो गुरुजी बन के बैठ जाते हैं। तो वो जो आज यहाँ पे सीखते हैं वो वहाँ पे जाकर सिखाते हैं। अगर एक दिन यहाँ पे छुट्टी हो गई या हमने नहीं सिखाया तो बोलेंगे नहीं तुम्हारा वो पक्का नहीं है, वो प्रैक्टिस करो वही वाला, तुम्हारा बहुत खराब है। तो ये है, ये बहुत ज़्यादा हानिकारक है, क्योंकि इसमें होता क्या है, किसी को भी प्रॉपर नॉलेज नहीं होती, ना शास्त्र की ना प्रयोग की। और ये जब उनको खुद जानकारी नहीं है तो आने वाली पीढ़ी को क्या सिखाएंगे? क्योंकि जो भी आता है सीखने हमसे या किसी से भी, वो बिल्कुल नया बच्चा होता है, उसे तो डांस के नाम पे हम जो सिखाएंगे वही उसके लिए डांस है। तो उसके लिए फ़र्क करना मुश्किल है।
लेकिन बीइंग ए टीचर मुझे पता है कि मैं उसको क्या सिखा रहा हूँ। ये मतलब जो जानकारी मैं उसको मुझे पता है कि मैं उसको जानकारी सही दे रहा हूँ या गलत। अगर मुझे नहीं पता है तो मैं उसको बोलता हूँ कि बेटा आज नहीं, मैं कल बताऊँगा, क्योंकि मैं कल वो चीज़ को पढ़ के समझ के आऊँगा तब बताऊँगा। दैट इज़ द डिफरेंस। तो मुझे लगता है कि ये जो है हानिकारक है बहुत ज़्यादा। सर यूनिवर्सिटी और गुरु शिष्य परंपरा में आपको कोई क्या बहुत आधुनिक युग में, क्योंकि जरूरी नहीं है सब लोग गुरुओं के पास इतने लंबे समय, जैसे आप लोगों ने 10 साल 15 साल बिना किसी लाभ या लालच के सोचे दिया है। हम आधुनिक युग में इसकी कल्पना करना भी थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि आजकल आर्थिक स्थितियां भी वैसी नहीं है जैसी पहले थी। तो आपको क्या लगता है, क्या चेंजेस आप देखते हैं यूनिवर्सिटी में जब आप पढ़ाते हैं और जब कोई आपके जो आपका कोई शिष्य गुरु शिष्य में आपसे पर्सनली भी ऐसे एज ए गुरु मान के आपको सीखता है, उसमें क्या फ़र्क दिखता है? क्या बच्चों के बिहेवियर में भी आपको फ़र्क दिखता है जब बच्चे यूनिवर्सिटी में आते हैं और बच्चे आपसे पर्सनली सीखते हैं? मुझे कभी ऐसा लगा नहीं। जो मुझसे पर्सनल बच्चे सीखते हैं और गुरु शिष्य परंपरा में भी जो बच्चे हैं जिनमें टैलेंट है, जिनमें समर्पण है, मुझे दोनों में कोई फ़र्क नहीं लगता। मैंने गुरु के साथ जितना भी समय गुजारा है, मैंने उनको उनकी एक एक चीज़ को आत्मसात किया है। सिर्फ नृत्य की बात नहीं कर रहा हूँ, उनका स्वभाव, उनका सामाजिक जो क्या बोलते हैं व्यवहार है, अपने छात्र छात्राओं से, शिष्यों से उनका कैसे बर्ताव है, व्यवहार है, उनके आचरण को आत्मसात करने की कोशिश तो की है। कर नहीं पाया हूँ शायद पूरा, लेकिन कोशिश ज़रूर की है, क्योंकि हमारे में ये एक फ़र्क बहुत बड़ा है कि मैं विश्वविद्यालय परंपरा में मुझे सिखाना है। हालांकि मैं प्राइवेट भी सिखाता हूँ, गुरु शिष्य परंपरा में जो बच्चे सीखते हैं मैं उनको भी सिखाता हूँ, ऐसा नहीं है। लेकिन बहुत सारी चीज़ें हम नहीं कर पाते जो हम चाहते हैं। जैसे विजयादशमी की पूजा हमारे यहाँ एक परंपरा है, वो एक गुरु सारे शिष्य गुरु के पास जाते हैं और अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। विश्वविद्यालय के अंतर्गत हम वो उन परंपराओं का पालन नहीं कर सकते। इज इट क्लियर? मतलब ऐसे कई सारे फर्क, बहुत सारी चीज़ें हैं, परंपरागत फ़र्क है। जैसे गुरु शिष्य परंपरा में अरंगेट्रम करना ही करना है, अनिवार्य मानते हैं उसको। बट विश्वविद्यालय या संस्थागत शिक्षा प्रणाली में हम वो इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, हम बच्चों पे थोप नहीं सकते। तो इसलिए जो बच्चे चाहते हैं वो करते हैं, जो नहीं चाहते वो नहीं करते। सर आप खुद एक पुरुष नर्तक हैं, आज के परिवेश में आपको ऐसी कौन सी बातें हैं जिससे लगता है कि आज भी कुछ ऐसा भाग है जो पुरुषों को नृत्य में नहीं देख सकता, या फिर पुरुष खुद भी आने से कतराते हैं, या तो वो आर्थिक है या जो भी है सामाजिक है? आपको लगता है कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से आज भी दिक्कतें हैं पुरुषों को खास करके नृत्य शैलियों में आने में? विनय सबसे बड़ी चीज़ है। जब हम नृत्य की बात करते हैं, हम मतलब कोई भी जनसाधारण नृत्य की बात करता है तो उसके दिमाग में, मस्तिष्क में एक नारी नर्तकी की छवि उभरती है, नर्तक की नहीं। बहुत मतलब एक साइकोलॉजिकल वो चीज़ है। डांस को लोग, डांस का नाम लेते ही लोग लड़की के बारे में सोचते हैं, डांस करते हुए लड़की के बारे में। डांस करते हुए लड़के के बारे में शायद ही कोई सोचता होगा। दूसरी चीज़, लड़की में वो लालित्य है, सुलभ, बहुत मतलब है जो नृत्य को सूट करता है। तो जब हम कहीं प्रोग्राम के लिए जाते हैं तो मेल डांसर्स या तो बहुत बड़ा नाम होगा, अदरवाइज़ वो बायो प्रोफाइल अच्छा। तो लड़की को शक्ल देख के लेते हैं, बहुत बार ऐसा होता है कि शक्ल देख के लेते हैं लड़की को, है फ़र्क। दूसरी चीज़ ये है, लड़की को तो सपोर्ट फैमिली कर देती है, माँ बाप करेंगे, बट लड़के को डांस के नाम पे कोई सपोर्ट नहीं करेगा। और आज स्थिति ये है कलाकारों की कि वो कला के नाम पर, अपनी कला के भरोसे अपनी ज़िंदगी गुजार नहीं सकते, आजीविका नहीं चला सकते, इसलिए वो अपना फुल फ्लेश प्रोफेशन बना नहीं पाते। तो सर आपको क्या लगता है कि क्या इसमें पुराने परंपरागत गुरुओं की भी कहीं कमी रही है,
कि या तो वो इसको ऐसे वेल कमर्शियलाइज नहीं कर पाए कि लोग इसको करें, अपना मतलब साधना तो रखें, साथ में इसमें बिजनेस को भी अच्छे से इन्वॉल्व किया जाए, क्योंकि जो बड़े लोग हैं उनके साथ तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन खास करके नए कलाकारों के साथ बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल इश्यूज आते हैं। तो क्या इसमें कहीं पुराने लोगों की भी थोड़ी बहुत कमी रही है कि इसको वेल स्टैब्लिश नहीं कर पाए जन लोगों के लिए? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही है विनय। थोड़ा कटु सत्य है, लेकिन हमारे जितने भी गुरु हैं वो हमेशा जब आगे बढ़ाने की बात आती है तो हमेशा प्राथमिकता अपने परिवार को देते हैं, वंशवाद को। उसके बाद वो अपने जो प्रतिभाशाली शिष्य हैं उनके बारे में सोचते हैं। और जब तक ये रहेगा, जब तक ये स्थिति रहेगी, तब तक नृत्य की स्थिति ऐसी ही रहेगी, विश्वास करो। हाँ, कुछ ऐसे होते हैं जो अपनी प्रतिभा के बल पे चमक जाते हैं, खुद भाग दौड़ करके प्रोग्राम हासिल करते हैं, बेचारे वो हो जाते हैं। पर अधिकांश लोग खिलने के पहले ही मुरझा जाते हैं, सिर्फ इस एटीट्यूड की वजह से। कोई बड़ा प्रोग्राम है तो हमारे ख़ानदान के जो बच्चे हैं, मेरे बच्चे, उनको मिलना चाहिए, हमारे परिवार को मिलना चाहिए। मैं करूं या मेरी बेटी करे या मेरा दामाद करे या मेरा बेटा करे, मेरी, समझ रहे हो मेरी बात? तो जहाँ पे ये वंशवाद हर जगह खतरनाक है, किसी भी क्षेत्र में ले लो, नॉट ओनली इन आर्ट फील्ड। जब तक ये रहेगा हम इसकी स्थिति ऐसी ही रहेगी, जब तक हम अपना विज़न बड़ा नहीं कर पाएंगे। खास करके सर कला में, क्योंकि मान लीजिए किसी भी फील्ड में अगर हम जाते हैं तो उन्हें एक परीक्षा से पास होकर आना होता है, लेकिन कला में तो ऐसा कोई राजनीति में ऐसा है क्या? कौन सी परीक्षा कोई देता है? जी। ये हर जगह है विनय। सर आपके पास विश्वविद्यालय में इतने सारे बच्चे आते हैं, तो अभ्यास का जो महत्व है, क्योंकि आपके पास हर साल एक पूरा बड़ा बैच आता है, और क्योंकि मेरा सौभाग्य है कि मैंने आपके अंडर से ही अपना नृत्य प्रारंभ किया और मैं 6 साल का, और हम देखते हैं कि आखिरी वर्ष तक आते आते केवल 2 या 1 बच्चा ही बचता है। तो आपको क्या लगता है अभ्यास और ऐसी कौन सी बातें हैं जो बहुत सारे बच्चे दूर हो जाते हैं? इसमें अभ्यास का कितना महत्व है? अभ्यास के अलावा मैंने शुरू में एक बात कही थी विनय, आज की जनरेशन फास्ट फूड की आदी है। 6 साल का लंबा समय एक पर्टिकुलर उसके लिए लोग डिवोट नहीं कर पाते हैं। दूसरी चीज़ है, उनके पेरेंट्स का प्रेशर होता है, स्टडीज़ फर्स्ट, क्योंकि ये तो हॉबी उनके लिए है, एग्ज़ाम है या कुछ है, बोर्ड है, तो उस साल बच्चे को ड्रॉप करवा देना, तो बच्चे का इंटरेस्ट भी ख़त्म होता जाता है उसके साथ में। यही वजह है कि वो लास्ट तक आते आते, जो अगर 25 आते हैं फ्रेश बैच में, तो लास्ट तक 5 बचते हैं, ड्रॉप आउट्स हो जाते हैं। और कुछ के साथ ये होती है कि इतना लंबा समय, ओ नो 6 ईयर्स, ओ नो अब हो गया, इतना आ गया डांस, 2 साल में आ गया, कहीं नौकरी मिल गई किसी स्कूल में, बस उतना काफ़ी है, उनको पैसे, उनको नौकरी मिल गई, इसी उद्देश्य के लिए वो आते हैं। 2 साल में कुछ सीखने का ज़रूरत नहीं है। सर आप यूनिवर्सिटी में हैं तो आप पूरे वर्ष प्रस्तुतियां कर रहे होते हैं या शिक्षण कार्य में व्यस्त होते हैं। जब आपका खाली समय होता है, जिसको बोलते हैं आलस्य समय या आराम का समय, उस वक्त वो समय आप कैसे व्यतीत करते हैं? उन समय में आप क्या करते हैं? आई लव रीडिंग, मैं किताबें पढ़ता हूँ। दैट्स माई फर्स्ट हॉबी एंड फेवरेट हॉबी। सेकेंड इज़, अभी वो चस्का लग गया मुझे वेब सीरीज़ देखने का। सर आपका फेवरेट मूवीज आप देखते हैं या फिर मूवीज कम? फेवरेट मूवी कोई है आपकी जिसे हम बार बार देखना चाहेंगे? जी। उमराव जान। और फेवरेट हीरो या हीरोइन? हीरोइन हर जनरेशन की अलग अलग हैं। एंड द वन हु इज लाइक ऑल टाइम? आशा पारिक के बाद रेखा। और हीरो? देवानंद, शशि कपूर। एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ये मैं सबसे पूछता हूँ सारे कलाकारों से,
कोई ऐसी प्रस्तुति या कोई ऐसा किस्सा जिसको होने के बाद ऐसे लगा कि मेरा जीवन सार्थक हो गया एज अ कलाकार, और कोई ऐसा किस्सा जिसको आप याद ही नहीं करना चाहते हैं कि मतलब क्यों किया मैंने ये शो, या कुछ ऐसा जो इतना खराब था कि अब सोच के हंसी आती है, पर उस वक्त ऐसा लग रहा था कि बस अब सब खत्म हो जाए और मैं यहाँ से चला जाऊँ। ऐसा कोई किस्सा जो हो? सबसे खराब पहले बताऊंगा मैं। मेरा अरंगेट्रम एक्चुअली मेरा पहला पब्लिक परफॉर्मेंस था, और मैं इतना नर्वस था मुझे पता नहीं है, एंड आई रियली वांटेड इट टू गेट ओवर, मतलब ख़त्म हो जाए बस कैसे भी है। हालांकि आई वॉज ड्रीमिंग फॉर ईयर्स फॉर द डे, उस दिन के लिए मैं सालों से वेट कर रहा था, लेकिन जब वो दिन आया था आई वॉज प्लीज़ जस्ट कैसे भी ख़त्म हो जाए अब ये डे। नर्वसनेस की वजह से? हाँ, नर्वसनेस था, बहुत कुछ था, प्रेशर। और सबसे अच्छी कोई ऐसी याद नृत्य से जुड़ी हुई कि मतलब आपको संतुष्टि मिला कि आज मैंने सबसे अच्छी अपनी प्रस्तुति, ऐसी कोई प्रस्तुति जो हो आपकी याद? टोक्यो में, दैट वाज फेस्टिवल ऑफ इंडिया, और क्या हॉल का नाम मुझे याद नहीं है, और मतलब एक इतने बड़े इंटरनेशनल स्टेज पे मेरा सोलो परफॉर्मेंस था, और सामने जापानीज़ प्राइम मिनिस्टर थे शिंजो आबे। आई डोंट नो, आई वॉज इन अनदर वर्ल्ड, मैं किसी और ही दुनिया में था। आई मीन इट लुक्स लाइक अ ड्रीम, एंड वो जो परफॉर्मेंस है वो मेरी ज़िंदगी की सबसे यादगार है। टोक्यो से मुझे याद आता है कि सर आपने जापान में भी भारत के एज ए कल्चरल एम्बेसडर के तौर पे 3 वर्ष तक आपने वहाँ पे सेवा प्रदान की है। वो एक्सपीरियंस कैसा था जब आप देश के बाहर जाते हैं? और मुझे पता है क्योंकि मैं गुरुजी के वहाँ जाता हूँ, रहता हूँ, तो आपके कई सारे छात्र छात्राएं हैं जो अब गणेश नाट्यालय में आके सीखते हैं, क्योंकि वो लखनऊ या नहीं आ पाते हैं, जो भी कारण है। तो वो एक्सपीरियंस कैसा था विदेश में अपनी कला को प्रचलित करना और उसका प्रसार प्रसार करना? बहुत अच्छा, ये मेरा अनुभव रहा है, व्यक्तिगत अनुभव, कि विदेशों में भारतीय कला की जो कद्र है वो शायद हम भारतीयों के अंदर नहीं है। जितना विदेशी हमारी कला के बारे में जिज्ञासा रखते हैं, वो हमसे इतने सवाल पूछते हैं, एक एक बारीकियाँ समझना चाहते हैं। हमारे यहाँ तो बच्चों मतलब जो हम बताते हैं हाँ ठीक है, ओके सर, थैंक यू, और मतलब उनके कोई सवाल नहीं होता, हम सोचते हैं कि वो पूछें कोई डाउट है, नहीं सर थैंक यू। वहाँ पे अगर 1 घंटे की क्लास है तो उसके बाद 1 घंटा वो डिस्कशन करते हैं उसके बारे में। और उनका एक चीज़ बहुत अच्छा लगा कि वो हर क्लास में हर स्टूडेंट अपनी वीडियो बनाता है और उसको देख के प्रैक्टिस करता है और इम्प्रोवाइज करता है वो। तो उनका टेंडेंसी है कि परफेक्शन टू द कोर। और वहाँ पे मेरे पास 300 से ज़्यादा स्टूडेंट्स इनरोल थे, ऑन रोल, एंड बहुत सारे उसमें करीब 20 से 25 तक आई थिंक जो बहुत अच्छे परफॉर्मर थे, डांसर्स थे। सर मैंने कितने समय तक आपने अपनी सेवाएं वहाँ पे दी? 3 साल, जून 2006 से जून 2009 तक। और मैंने इतने परफॉर्मेंस किए, ऑलमोस्ट ऑल वीकेंड्स, सैटरडे संडे वी वर बुक्ड, माई सेल्फ एंड माई स्टूडेंट्स। कहीं ना कहीं प्रोग्राम में, किसी फेस्टिवल में बुक रहते थे हम लोग। बीइंग अ सीनियर आर्टिस्ट, मतलब आप एक अभी काफ़ी उच्च पद पे हैं कला के क्षेत्र में, आपको ऐसी कौन सी दिक्कत लगती है जो स्पेशली आपको लगता है कि इस फील्ड में बहुत है और इस चीज़ को हटना चाहिए? कौन सी जो होता है ना समीक्षा, अपने कम्युनिटी की समीक्षा में जब आप देखते हैं तो ऐसी कौन सी चीज़ें जो लगता है कि ये कला के लिए और कलाकार दोनों के लिए बहुत ही हानिकारक है? हमारे यहाँ जो कलाकारों की चयन प्रक्रिया है किसी भी प्रोग्राम के लिए, जो सिलेक्शन प्रोसीजर है वो बहुत ख़राब है। बहुत ही मतलब कोई सिस्टम नहीं है एक्चुअली, यू कैन से। जिसका जैक है वो परफॉर्म करता है, आपके अंदर प्रतिभा है उससे कोई मतलब नहीं है, और ये इस फील्ड के लिए बहुत हानिकारक है।
इसकी वजह से बहुत से लोग जो बहुत प्रतिभाशाली हैं, बहुत टैलेंटेड हैं, उनको स्टेज नहीं मिल पाता और वो छोड़ देते हैं। एक समय ऐसा आता है कि वो मायूस होकर वो छोड़ ही देते हैं ये कला का क्षेत्र, कुछ और उसमें फील्ड में डाइवर्ट हो जाते हैं, क्योंकि उनको भी ब्रेड एंड बटर चाहिए ना, आजीविका चलानी है, परिवार पालना है। सर, बीइंग अ गुरु ऐसी कौन सी बात है जो आपको लगता है कि जब एक छात्र नृत्य विधाओं को सीखने आए, तो क्योंकि आपने लखनऊ में लगभग जितने भी पुरुष नर्तक हैं वो सब आपसे हो के गुजरे हैं, मतलब उन्होंने जितने भी बड़े हैं या चाहे आपके कुछ छात्र ऐसे भी जो मुस्लिम और आज बहुत, क्योंकि उनके लिए भी कल्चरल बहुत डिफरेंस दिखता है और वो सब आपसे सीख के आगे बढ़े हैं, तो कौन सी ऐसी बातें आप अपने सीनियर स्टूडेंट्स को जब देखते हैं तो आपको कौन सी वो बात लगती है जो उनमें थी और वही रखनी चाहिए तब आप कुछ कर पाएंगे? ऐसी कौन सी ऐसी बात है जब विधाओं में आते वक्त बच्चों को साथ लेके आना चाहिए? डिवोशन, डेडिकेशन एंड हार्ड वर्क। That's all. मैं आपका तहे दिल से बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा जो आपने आज इस इंटरव्यू का हिस्सा बने, और आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा सर, बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you, Vinay. Thank you so much, and I'm proud of you. Whatever you are doing, God bless you.